वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? कोई भी बिल जो है वो जब संसद पास करती है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसे उनके सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, तो तभी वो बिल जो है वो एक्ट में या कानून में, अधिनियम में तब्दील होता है। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ लो इंडिया, अ यूनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पढ़ लो इंडिया की तरफ से आज से हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल नया इनिशिएटिव। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस की वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। किस एग्जाम में फायदा होगा? जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपका ACIO IB नॉन गैजेटेड, या फिर SSC CGL, SSC CHSL, RRB NTPC, ECGC, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उस एग्जाम में आपको हमारे वीडियो के क्वेश्चन आंसर जो मॉडल प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आए हैं उससे फायदा मिलेगा। तो बने रहिए पढ़ लो इंडिया के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो बातें आपको पहले मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ACIO IB का नया नोटिफिकेशन आया है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। 2000 वैकेंसीज है और 9 जनवरी आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के पहले फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म भरना ना भूलिएगा, तैयारी लगातार चलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां पर एक्सप्लेनेशंस की जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये पहला सेट है आपके लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। 25 क्वेश्चन का सेट है और इस तरह के सेट हम लगभग हर रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम में और बिना डरे हुए तैयारी कीजिए पढ़ लो इंडिया के साथ। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? देखिए, 2-3 बातें आपको ब्रीफली बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है? 1945 में। इसके पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस नाम की एक संस्था बनाई गई थी, अंतरराष्ट्रीय संस्था। जैसे आज यूनाइटेड नेशंस है वैसे ही, लेकिन क्योंकि यह संस्था असफल रही, उसने जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसको रोकने में असफल रही और इसीलिए वो संस्था जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो आज भी जारी है और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और लगभग दुनिया के सारे देश जो हैं इसके मेंबर हैं। बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आप अपना आंसर कॉपी में मार्क करके लिख सकते हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आंसर देने के पहले आप ऑप्शन वाइज 1, 2, 3, 4 के हिसाब से ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3, 1789। 1789 में स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल कहते हैं इसको। ये वहां पर एक बहुत बड़ी जेल हुआ करती थी फ्रांस के अंदर और उसको तोड़ने का ये प्रतीक बन गया फ्रांसीसी क्रांति का। तो कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? 1789, 1789 में। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मार्श गैस। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आग के लिए, फायर के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। ईंधन की, यानी जिसे हम फ्यूल कहते हैं, हीट की जिसे हम ऊष्मा कहते हैं, और ऑक्सीजन की। इन 3 चीजों से ही जो है वो आग लगती है। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, तो आग लगने की संभावना होती है। इसमें से अगर हम किसी एक की सप्लाई को बंद कर दें, एक सप्लाई को कट कर दें, तो आग जो है वो बुझ जाती है।
अब अगर हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड देने लगेंगे उस जगह पे जहां पे आग लगी है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी और आग बुझ जाएगा। अग्निशमन जो है वो इसी फॉर्मूले पे काम करता है। तो सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3। थोरियम, जैसे देखिए यूरेनियम होता है, जिसे हम अपने परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल करते हैं, परमाणु बम बनाने के लिए भी और बिजली के उत्पादन के लिए भी। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि साइंस जो है अभिशाप भी है और हमारे लिए वरदान भी है, तो उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, थोरियम भी उसी तरह का एक पदार्थ होता है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? अक्सर एग्जाम्स में इस सवाल को पूछा जाता है। मैप पे मैंने दिखाया है, इन सारे जो लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन में जो स्पेसेस, जो एरियाज हैं जो शेड किए गए हैं, वहां पर थोरियम मिलता है। इसके 4 ऑप्शन हैं, चीन, फ्रांस, यूएसए और भारत। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो है चौथा ऑप्शन, यानी कि भारत। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है पूरी दुनिया में। कहा जाता है लगभग दुनिया का 15 से 20% थोरियम जो है वो अकेले भारत में पाया जाता है। और भारत में भी कहा जाता है, जो केरला का तट है, जो समुद्री इलाका है, कोस्टल एरिया है केरला का, वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। तो एक जानकारी थी जो आपको देनी थी। आगे बढ़ते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इनको ब्लेड रनर के नाम से जानते हैं। इनका असली नाम क्या है? ब्लेड रनर क्यों? क्योंकि जब इनकी 11 महीने की आयु थी, तभी इनके दोनों पैर जो थे वो किसी कारणवश इनको अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे और बहुत फेमस हुए थे वो। इनके ऊपर फिल्म भी बनी और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहिए, दुर्घटना कहिए, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली भी मार दी थी और तब ये काफी चर्चित हो चुके थे। तब तक ये दुनिया के नामी गिरामी धावकों में आते थे। तो इनका असली नाम क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये किस देश से है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, जहां से महात्मा गांधी जो थे वो हमारे देश में आए थे। वहां पे पहला जो उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था उसका वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। पहले वहीं पे काम करते थे महात्मा गांधी। तो ये भी साउथ अफ्रीका से। इनका असली नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, उसैन बोल्ट, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल लुइस और बेन जॉनसन। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। पहले आप आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। ये साउथ अफ्रीका के हैं और इनको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? 4 ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, जो एक कथन है और आपको ये किसने बात कही थी बस आइडेंटिफाई करना है कि ये किसने बात कही। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं मैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे सवाल जो है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम एग्जाम्स के लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल होते जाएंगे। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार, इंग्लिश में जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, वो कब से लागू हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास, 2005, 2009, 2004 और 1990। देखिए, जो शिक्षा का अधिकार नियम है इसके अंदर बात की गई थी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने की बात इस अधिनियम या इस एक्ट के अंदर की गई थी। कब पास हुआ था ये पास हुआ था 2009 में। 2009 यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। 2009 में इसे भारत की संसद ने पास किया और ये लागू कब से हुआ था? 2010 से। यानी 2010 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी हो गई थी और साथ ही साथ उन बच्चों को स्कूल भेजना
माता पिता की जिम्मेदारी या उनके जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी हो गई थी। तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। 8वां सवाल देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर आजकल हम लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है, साथ ही साथ हम बात करते हैं वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस तरह के फेनोमेना की बात करते हैं। तो 1972 में 1972 की बात है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस की ही संस्था है एक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में इसकी स्थापना करता है। यानी क्या, 5 जून को हम जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्यों? ताकि लोगों के अंदर पर्यावरण को लेकर जागरूकता आए। इस बात को याद रखिएगा। 3 सवाल इससे बन सकते हैं, कौन चलाता है यानी कि यूनेप, कब शुरू किया गया 1972, और किस दिन को मनाते हैं तो 5 जून। यानी एक सवाल के अंदर 3 सवाल है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 9वां सवाल, वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? यानी धरती जो है उसके हम इस धरती पर रहते हैं, तो धरती जो है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक एक कवच है, एक वातावरण है, वो उसको गर्म रखती है। वो कैसे गर्म रखती है, उसका सिद्धांत जो है वो रेडिएशन, जिसे हम विकिरण कहते हैं हिंदी में, रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से क्या है, जो धरती है वो अपने आप को गर्म रख पाती है। वरना अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो धरती के ऊपर, तो जितना भी हीट ट्रैप करता है सूरज से, वो सारा जो हीट है वो वी विल लूज इट, और उसकी जगह क्या होगा, रात में धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि शायद हम जो भी जीवित प्राणी है, मनुष्य है, वो जीवित ना रह पाए। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन अर्थ अगर 2 चीजें, रेडिएशन ना हो, रेडिएशन का प्रोसेस, और हमारा एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है, जिसके हम कहते हैं लेयर्स हैं, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इस तरह से जो 5 लेयर है, वो सारी लेयर्स हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, इसी से पता चलता है। तो वातावरण को गर्म करने में मूल रूप में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? तो आंसर होगा रेडिएशन यानी कि विकिरण, ऑप्शन 3। चलिए बात करते हैं लोकसभा की। इस सवाल में देखिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स, आज तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं भारत के, मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इससे भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं कि इनके बाद कौन बना था या इनके पहले कौन बना था, इस तरह के, या ईयर देके पूछ लेते हैं कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लिस्ट से याद कर सकते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं। लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने? 2 सदस्यों को। याद रखिएगा इस बात को। निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में? तो कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। और ये किस समुदाय से आते हैं? क्योंकि माना जाता है कि इनका प्रतिनिधित्व जो है वो चुनावों में कम हो सकता है। इनके लोग जो हैं, जो इस समुदाय से हैं, वो चुनावों में कम आए, चुनाव ना जीत पाए, तो इनके प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई थी। तो वो कौन से, वो समुदाय कौन है, हमें उसकी पहचान करनी है। 4 ऑप्शन है, भारतीय क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, बौद्ध या पारसी। तो ये लोकसभा के लिए है। इसका आंसर है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है? वो व्यक्ति जिसके माता या पिता जो हैं वो यूरोप, मूल रूप से यूरोप के हैं, भारत के नहीं हैं, उनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, शब्द स्टीपल चेज निम्न में से किस खेल से जुड़ा है? स्टीपल चेज जैसे बाधा दौड़ होती है, जहां पे बैरिकेड्स लगे होते हैं और जो रनर्स होते हैं वो दौड़ते दौड़ते उन बैरिकेड्स को क्रॉस करते हैं। इसी तरह से घुड़सवारी में भी एक ऐसी ही दौड़ होती है जिसमें घोड़े जो है वो दौड़ते दौड़ते उस बाधा को क्रॉस करते हैं, वो उसके ऊपर से कूद कर जाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, घुड़दौड़। शब्द स्टीपल चेज, तो बाधा दौड़ जो इंसान करते हैं वो भी हो सकता है या घुड़दौड़ भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सही आंसर निकाल लीजिएगा। दोनों के लिए हो सकता है। तो देखिए यहां पर कहीं पे भी
बाधा दौड़ नहीं लिखी है ना, रनिंग नहीं लिखा है, जिसको हम सिर्फ घुड़दौड़ दिया गया है, तो हमारे लिए आसान था इसको आइडेंटिफाई करना कि स्टीपल चेज किससे जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, शांति निकेतन, शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये वहां की तस्वीर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 4 ऑप्शंस है, गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और ब्रिटिश सरकार। इन चारों में से शांति निकेतन का किसने निर्माण करवाया था? तो 2 बातें जो इंपॉर्टेंट है, पहले यह है कहां शांति निकेतन? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और कहां पर है? बोलपुर, बोलपुर एक जगह है, वहां पर लोकेटेड है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के बोलपुर में। और ये फेमस शांति निकेतन के नाम से भी है और एक और नाम से भी है, यहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इन सब वजहों से ये फेमस है। निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने शांति निकेतन का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 13, मांग का नियम कहता है, इसमें से क्वेश्चन 13 में से हमें सही स्टेटमेंट निकालना है कि मांग का नियम क्या कहता है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है, या फिर यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा में वृद्धि होती है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आंसर इसका ऑप्शन 3 है। यानी यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जो चीज जितनी ज्यादा महंगी होती है उसकी मांग उतनी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस वस्तु को खरीद ना सके, तो इसलिए उसकी मांग कम रहती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, मांग की मात्रा। तो आप कोई भी महंगी गाड़ी, महंगे फोन्स देख लीजिए, वो उसकी मांग क्योंकि वो इतनी महंगी होती है, अगर उसकी लगातार वस्तु की कीमत बढ़ती जाए, वैसे किसी गाड़ी की, किसी फोन की, तो उसकी मांग की मात्रा जो है कम हो जाती है। कम लोग डिमांड करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कि बहुत महंगी है या इसका दाम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन 14वां देखते हैं, अशोक किस वंश के राजा थे? अब बात करेंगे इसके ऊपर, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, प्रद्योत, नंद, मौर्य और हरण्यक। सही आंसर आपको निकालना है, जैसा मैंने पहले बताया था। आप जैसे ही क्वेश्चन देखें, आप चारों ऑप्शंस आपको दिख रहा है, आप अपनी कॉपी में मार्क कर लें कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनके साथ एक फेमस जो इनके गुरु भी थे, उनका नाम क्या था? चाणक्य। पढ़ाई कहां पे की? तक्षशिला में। तो ये तो मूल बातें हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? लगभग 322 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में की थी, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में लगभग की थी। और चंद्रगुप्त के पोते थे अशोक मौर्य भी जिनको हम कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते थे। राजधानी इनकी कहां थी? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा यानी आज का जो पटना है, ये इनकी राजधानी थी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल 15वां नंबर का सवाल, भारत का संविधान जो है वो अस्तित्व में कब आया? भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, या 26 नवंबर या 6 नवंबर 1948 को। 4 ऑप्शन है आपके पास। आप अपने पहले आपको जो लगता है कि सही आंसर है वो ऑप्शन नोट कर लीजिए आप,
और अब मैं आपको बता दूंगा तो इसका सही आंसर क्या है। देखिए जो संविधान है उसको संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने 1949 में अपना लिया था और इसके कुछ जो प्रोविजन थे, कुछ प्रावधान जो थे वो अस्तित्व में आ गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन जो पूरा का पूरा संविधान है, ज्यादातर जो प्रावधान है उसके जो सब और ज्यादा जो प्रोविजंस हैं, बड़े बड़े प्रोविजंस हैं, वो कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसीलिए हम भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो अगर ये सवाल आता है कि भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया, तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। 16वां सवाल, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो आप पहले, जैसा मैंने बताया, ऑप्शंस लिख लीजिए अपने हिसाब से कि जो लगता है आपको कि सही ऑप्शन है वो अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, और जब मैं बताऊं तो आप चेक कर लीजिए कि वो सही था या गलत था। इस तरह से आपको ऑप्शंस याद रहेंगे, आंसर्स याद रहेंगे और समझ में भी आएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, थार, काराकुम, टकला मकान और गोबी। टकला मकान तो आपको दिख रहा है यहां पर मैप में, तो क्या ये सही आंसर है? नहीं, आंसर है गोबी। या ये जो पीले रंग में दिख रहा है आपको इस मैप के ऊपर, गोबी डेजर्ट, सही आंसर गोबी। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहां पर है? चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में, और जो मंगोलिया है उसके दक्षिणी हिस्से में। तो ये 2 देशों में फैला हुआ है, ज्यादातर हिस्सा जो है वो चीन में है। इन 2 देशों में फैला है, यहीं पर लोकेशन है। इसके बगल में ही टकला मकान नाम का एक और मरुस्थल है। तो गोबी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस 4, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। तो आप अपना जवाब लिख लीजिए और अब मैं आपको बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की तैयारी में 50 बार गलती होगी तभी जाकर सीखेंगे। तो अभी से कोशिश करेंगे सही जवाब पाने की। नहीं भी आता हो तो ट्राई कीजिएगा जरूर, और तब जब आप कोशिश करेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन 3, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+N इस कमांड का। आगे बढ़ते हैं। नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उगादी नववर्ष का पर्व है, साउथ इंडिया में मनाया जाता है। हिंट दे दिया मैंने आपको। अब इसका आंसर जो बचता है वो है कर्नाटक, लेकिन सिर्फ कर्नाटक में नहीं मनाया जाता। इसे कर्नाटक में मनाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी मनाते हैं, साथ ही साथ तेलंगाना में भी मनाते हैं। तो अगर आपको कर्नाटक ना मिले किसी सवाल में, ऑप्शन बदल जाए और आपको मिले तेलंगाना उसकी जगह पे, तो भी सही जवाब होगा। अगर आपको कर्नाटक और तेलंगाना ना मिले, आंध्र प्रदेश मिले, तो भी सही जवाब होगा। और अगर ये 3 ऑप्शंस मिल जाए और चौथा मिल जाए ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी, तो वो भी सही जवाब होगा। तो याद रखना है, नववर्ष के लिए के अवसर पर उगादी का आयोजन कहां किया जाता है? इस सवाल के हिसाब से सही जवाब कर्नाटक है, लेकिन कहां कहां मनाया जाता है? तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, इन 3 राज्यों में मनाया जाता है। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है? सवाल नंबर 19 पे हम आ गए हैं। जल्दी जल्दी करते हैं कवर, ताकि फिर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का नया सेट लेकर आ सकूं, और जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? गंगा यमुना, सरस्वती महानदी, सतलज व्यास या नर्मदा तापी? देखिए ये भारत का नक्शा है, इसमें ज्यादातर जो नदियां हैं वो यहां पे दिखलाई गई हैं। तो देखिए अगर आप नर्मदा को देखेंगे तो ये है उसका फ्लो का पैटर्न, और तापी को देखेंगे तो ये है उसका फ्लो का पैटर्न।
ये दोनों नदियां यानी ऑप्शन जो 4 है, नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो वहां पर जाकर समुद्र से मिलती हैं। कौन सी दो नदियां? नर्मदा और तापी। और भी रिवर है, लूनी है, और इस तरह की और भी बहुत सारी नदियां हैं जो गिरती हैं, पर ये दो प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? शोध प्रबंध लिखा है किसमें? संस्कृत व्याकरण पर। 4 लोग हैं, पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि, सुश्रुत। सही आंसर है इसका कौन सा? 1 या 2 या 3 या 4? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, पाणिनि। उन्होंने किसकी रचना की थी? अष्टध्यायी की। अष्टध्यायी नाम की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका पाणिनि। संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध, पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखा था। 21वां नंबर का सवाल, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कृषि विकास, आदिपादय, या घास, या फिर निमेटोड रोग। इन चारों में से किससे रिलेटेड है एग्रोस्टोलॉजी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी घास। घास की स्टडी को हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए, मैंने कोशिश की है कि हर सब्जेक्ट से सवाल उठा सकूं, क्योंकि 25 क्वेश्चन का ही सेट है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ ज्यादा सवाल ना हो जाए। बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का क्या नाम है? केचुआ, फीता कृमि, अंकुश कृमि, या पिन कृमि? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। इसे हम इंग्लिश में टेप वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिना धुली हुई सब्जियां को खाने से इस तरह की बीमारी हो सकती है हमें। उस बीमारी वो बीमारी जिस कृमि से होती है उसका नाम है टेप वॉर्म यानी कि फीता कृमि। ठीक है, सवाल नंबर 23 लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहले लोकसभा का जान लेते हैं। देखिए, हमारे देश की संसद की जब बात होती है, तो जब हम भारतीय संसद कहते हैं तो उसके 3 प्रमुख अंग हैं संसद के, या अगर हम कहें कि कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन तो नहीं कह सकते उसे, हम कहेंगे कि भारतीय जो संसद है वो किन किन को मिलाकर बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, स्पीकर की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात करें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भारत के राष्ट्रपति। क्योंकि याद रखिए, कोई भी बिल जो है वो जब संसद पास करती है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसे उनके सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, तो तभी वो बिल जो है वो एक्ट में या कानून में, अधिनियम में तब्दील होता है। तो इसीलिए भारतीय संसद की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संसद का अर्थ होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। तो लोकसभा में कितनी उम्र होती है? 25 साल। लोकसभा का अगर आप एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, आपको कम से कम 25 साल का होना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए। राज्यसभा की बात करें, जैसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, बड़ो मतलब जहां पे बुजुर्ग लोग हो, वहां पे 30 वर्ष। आंसर इसका है 30 वर्ष। अगर आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष है तभी आप राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, वो प्राप्त करते हैं। सवाल 24वां सवाल देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? यानी किस भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, हिंदी, हिब्रू, उर्दू और पाली। अब आप अगर इसमें थोड़ा सा भी
अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो आप कैसे ऑप्शंस हटा सकते हैं। हिब्रू हमारे देश में बोली नहीं जाती, मतलब एक बड़े स्तर पे कुछ लोग तो होंगे ही जो बोले जाते। हिंदी आज बोली जाती है, प्राचीन भाषाओं में नहीं आती है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आती है हिंदी। उर्दू भी मॉडर्न लैंग्वेज है। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? पाली। ये सही आंसर है। यानी बुद्ध जो है अपने उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। सही आंसर ऑप्शन 4 पाली भाषा। लास्ट सवाल ले लेते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट का। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? आप कितने साल के हो जाते हैं भारत में तो आप वोट दे सकते हैं? सभी आंसर दे सकते हैं इसका 18 वर्ष। पर क्या आप जानते हैं कि 1989 तक ये उम्र 21 साल हुआ करती थी। 1989 में चेंज किया गया, अमेंडमेंट लाया गया और तब जाके इसे 18 वर्ष किया गया। यानी 1989 के पहले जो आयु थी वोट देने की वो थी 21 साल और 1989 के बाद से ये 18 साल इस उम्र को घटा के किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन 3 18 ईयर्स। तो ये था फर्स्ट सेट आपके लिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। खूब मेहनत से एग्जाम की तैयारी कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया के साथ और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं उसको भी ले सकते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वहां पे आपको आंसर भी मिलेंगे, आप उनको जरूर पढ़िए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपके जो दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं उनको भी बताइए हमारे बारे में और उनकी भी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।